कोरोना वायरस पर लगातार जो हम आपको कवरेज दिखाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर हम आज आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये खबर एक दो धारी तलवार से जुड़ रही है जो सीधे सीधे कोरोना वायरस इस समय है। एक तो संक्रमण फैल रहा है तेज रफ्तार से, दूसरी तरफ ऐसे मरीजों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में हमारे सामने आ रही है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण तो है लेकिन उनमें कोई भी लक्षण नहीं है। लेकिन देश में क्या हाल है वो आपको हम दिखाते हैं। देश में कोरोना के केवल 20% मरीजों में ही बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जबकि 80% कोरोना संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी ऐसे मरीजों में कोरोना से जुड़े कोई लक्षण नहीं दिख रहे। इसे लक्षणों की कसौटी पर देखेंगे तो आपको यह बात ज्यादा समझ में आएगी। देखिए कोरोना के लक्षण क्या हैं। सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, निमोनिया, लिवर, किडनी में तकलीफ, भोजन पचाने के सिस्टम में अचानक तकलीफ होना, और ये सब कोरोना के लक्षण होते हैं। इसके साथ दो और नए लक्षण भी सामने आए थे, सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का खत्म होना और डायरिया। लेकिन अब बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम पूरा विश्लेषण करते हैं कि दरअसल इसे हम कितने बड़े खतरे के तौर पर देखें और ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन इस समय मौजूद हैं, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी। सर स्वागत है आपका। और साथ में डॉक्टर राजेश एम पारिक, जो कि डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इतने पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, सबसे पहले कितने बड़े खतरे की बात है और क्यों इतनी बड़ी तादाद में 80% क्यों पूरे रिपोर्टेड केसेस में से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं? ये तो एक अच्छी बात भी है कि अगर जो इन्फेक्शन किसी को हो रही है, एक तो कितना वायरल लोड से हो रही है और उनका इम्यूनिटी कैसा है। अगर जो उनका इम्यूनिटी जो शक्ति है वायरस से लड़ने के लिए, और वो इतनी ताकत है उसमें कि वो उसको उस वायरस को सप्रेस्ड रखती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते, तो ये तो अच्छी बात है। और ये दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि काफ़ी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो जिनको कोरोना मिला है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उनको शायद ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं होते और उनको कई बार पता भी नहीं लगता। पर इसका खतरा ये है कि एसिम्प्टोमेटिक होते हुए अगर जो किसी को है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, नॉट नोइंग कि उनको है। सो इसके दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। सो एक हमारी हिस्ट्री में भी इंडिया में अभी तक यही एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना, मतलब 80-85% को ऐसा आ रहा है। 15% को एक्चुअली थोड़ा मोर सिवियर आ रहा है, और उनमें से भी मोस्टली ठीक हो जाएंगे। 5% जो हैं जिनको तकलीफ ज्यादा होगी, और उनमें से 2-3% को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा। तो ये आंकड़े जो है ये हमें दिखा रहे हैं कि जो तरीका है इस डिजीज के फैलने का वो एसिम्प्टोमेटिक से भी हो सकता है, और एसिम्प्टोमेटिक को अच्छी बात है इन वे कि वो ठीक हो जाएंगे बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। जो चीज आप बता रहे हैं, क्या ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी चर्चा हम दुनिया के कई देशों से सुनते हैं, क्या ये उसका परिचायक हो सकता है? क्या ये उसकी तरफ एक संकेत हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल है कि सारी, बट ये दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, और इसलिए जब रैपिड टेस्टिंग का स्कोप आता है बीच में, वो इसी रीजन से आता है कि अगर जो हम रैपिड टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें कम्युनिटी में, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनको फिर भी क्वारंटीन किया जा सकता है जिससे वो औरों को ना फैलाएं। अब एक बात यह है कि नेचुरली अगर जो अनडिटेक्टेड लोग जा रहे हैं, जिनका कोई डिटेक्शन नहीं है, उनकी वजह से और लोगों को हुआ, उनको भी नहीं पता लगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है जो हेल्पफुल हो। पर उसके रिस्क भी हैं काफी ज्यादा, क्योंकि अगर जो वो 15% लोग जो हैं वो बीमार होंगे और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उनको ट्रीट करना पड़ेगा, और उनमें से भी कई लोग वेंटिलेटर पे जाएंगे, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, हिंदुस्तान की संख्या कितनी है। ये प्रॉब्लम है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो स्मॉल परसेंटेज भी बहुत बड़ी ऐड हो जाती है। तो अगर जो हमारी पॉपुलेशन ही
1.5 करोड़ के करीब है या 1.3 करोड़ है, जितने भी है, उसके अंदर 3% भी बहुत बड़ी तादाद है। तो इसीलिए हमें तो हर एफर्ट करनी है कि इन लोगों को डिटेक्ट करना है, चाहे सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक, और इनको अभी आइसोलेट करके ये जितना हम इसको रोकथाम कर सकते हैं वो अभी करनी है। हाँ, इसके बावजूद भी लोग इन्फेक्ट होंगे और हर्ड कम्युनिटी, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो हो सकती है कि हमारी हेल्प के लिए आए। जी, पर आपने रैपिड टेस्टिंग की बात की, उसमें बहुत सारी खामियां जो बताई जा रही हैं। क्या जो लोग ऑटो इम्यूनिटी, जो एसिम्प्टोमेटिक जिनको दिखा रहे हैं हम, जिनमें कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, उनमें एंटीबॉडीज दिखेंगी ऐसी जिससे पता चल सके रैपिड टेस्टिंग से कि उनमें कोरोना वायरस है? नहीं नहीं, देखो, इस पे बहुत जरूरी है कि ये आप ध्यान से सुने। रैपिड टेस्टिंग के बहुत फायदे भी हैं और गलतफहमियां भी हो सकती हैं उससे। रैपिड टेस्टिंग का फायदा क्या है? अगर जो एक शख्स की रैपिड टेस्टिंग करी जाए, वो अगर जो नेगेटिव निकलती है कि कोई एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि दो पहलू हो सकते हैं कि उस शख्स को कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, और दूसरा है कि एक्सपोजर हुआ है पर अभी तक एंटीबॉडी नहीं हुई। इसका मतलब 7 से 9 दिन अभी नहीं निकले। तो इन लोगों को जिनका नेगेटिव निकले, इसकी वैल्यू क्या है कि आज के दिन उनमें कोई रिकॉर्डेड नहीं है एंटीबॉडी, और अगर जो हम उनको फिर से फॉलो करें हर हफ्ते बाद कि पता लग जाए कि उनको एक्सपोजर हुआ कि नहीं, तो वो एक हमें जो राहत मिल सकती है कि भाई इन लोगों को कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, अगर जो 2 हफ्ते तक हम उसको फॉलो करें। दूसरा टेस्ट ये आएगा कि उनको आईजीएम, 2 तरीके की एंटीबॉडी होती है, आईजीएम और आईजीजी। अगर जो आईजीएम निकलता है तो आईजीएम ये कहता है कि वो 7 दिन तक यूजुअली पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और वो 28 डेज तक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी बॉडी में। पर उसका मतलब ये है कि वो बड़ी टेम्पररी इम्यूनिटी दे रहा है, इसलिए उन लोगों को पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, जिससे डेफिनेटिव पता लग जाए कि इन लोगों को कितना इन्फेक्शन हुआ है और वो किस स्टेज पे है। दूसरा जो टेस्ट आएगा वो आईजीजी है, जो ये रैपिड टेस्टिंग का एलिमेंट होता है। आईजीजी अगर जो पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नॉर्मली अबाउट 9 दिन के बाद होता है, और वो परमानेंटली चलता है, लाइफ में लंबा चलता है। अब साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल चलेगा या लाइफ लॉन्ग चलेगा, वो चलेगा। अगर जो किसी में आईजीजी प्रेजेंट आ गया है, इसका मतलब उनको एक तरीके की अभी इमीडिएट फॉर्म में इम्यूनिटी मिल गई है, तो वो सेफ हो जाते हैं कि उनकी इन्फेक्शन से जो एंटीबॉडी बनी है वो उसको लड़के और तंदुरुस्त रखेगी। तो ये तीनों चीजों को ध्यान से देखना है। डॉक्टर पारिक, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के इस समय में, सबसे पहले तो ये आपसे समझना चाहते हैं कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 80% अभी तक जो मामले हमारे सामने आए हैं उसमें 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उन्होंने लक्षण नहीं दिखाए, कितनी खतरनाक आपके हिसाब से ये चीज हो सकती है? क्योंकि जो आदमी जानता ही नहीं उसका लक्षण क्या है, वो कहीं दूसरों तक ज्यादा न फैलाए इसे। जी, अभी देखिए आईसीएमआर का डेटा तो आज ही आया है, लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो 1.5 महीने पहले का डेटा है। ये मैंने 1.5 महीने पहले ये डेटा निकाला था, और अगर आप देख सकती है इसको ठीक तरह से, तो ये चाइना से डेटा आया है, और ये डेटा में क्या दिखाई दे रहा है कि 44,415 पेशेंट्स में उन्होंने एनालिसिस किया था। ये 1.5 महीने पहले की बात है। तो जब उन्होंने एनालिसिस किया तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट 81%, ये नीचे का ब्लू भाग है, तो 81% है। तो 81% पेशेंट्स को चाइना में भी 1.5 महीने पहले, और 44,415 पेशेंट्स का डेटा है। तो इन पेशेंट्स में बिल्कुल माइल्ड या सिम्टम्स नहीं थे। फिर उसके ऊपर का पिरामिड था, उसमें आप देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा था, और 5% पेशेंट्स को सीवियर सिम्टम्स थे। तो ये एग्जैक्ट डेटा भी हमारे यहाँ 80% दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी बात भी है कि बहुत सारे पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स नहीं है। अफसोस की बात क्या है कि ये पेशेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि हमको कोई बीमारी है, और अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर सोशल आइसोलेशन नहीं होता, तो यही मरीज इधर उधर घूमते और ये वायरस को फैला सकते।
सिम्टम नहीं भी होता, एसिम्टोमेटिक भी पेशेंट जो होता है वो वायरस को बहुत फैला सकता है। तो आज का जो आईसीएमआर डेटा आया है वो इंटरनेशनल डेटा के बराबर है और हमको ये समझना चाहिए कि सिम्टम हो या नहीं हो, सोशल आइसोलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सर, ये जो 3 तरह के पेशेंट्स हम कह रहे हैं कि सिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, ये सिर्फ कोरोना में है या फिर हम समझें कि बाकी भी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं उसमें इस तरह की चीजें होती हैं, या सिर्फ इस बीमारी में ये चीज सामने आ रही है? इस कोविड-19 बीमारी का ये डेटा है। बाकी सारी बीमारियों में भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, लेकिन इतना नहीं। टीबी में इतना नहीं होता है, दूसरी बीमारियों में इतना नहीं होता है, ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन ये जो 44,415 मरीजों का डेटा हम लोग देख रहे हैं, वो चीन का डेटा है 1.5 महीने पहले से, और कोविड-19 का डेटा है। डॉक्टर त्रेहन, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि लक्षण दिखने से 2-3 दिन पहले तक ही बहुत लोगों में वो संक्रमण फैल चुका होता है। यानी कि वही जो बार बार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग इकलौता वैक्सीन है जो इस समय हमारे पास है, तो सिम्टम और नो सिम्टम सोशल डिस्टेंस आपको रखना ही होगा, यही एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स के सामने आने का मतलब है। मैं इसमें एक और चीज बताऊंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बाय इटसेल्फ may not be effective enough. मास्किंग उसके साथ, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग आप करेंगे और हैंड हाइजीन रखेंगे तो आपको बेस्ट चांस है कि आप उससे बच सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम खुद ही कर सकते हैं, इसमें तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए आप, इसका और कोई इलाज है नहीं अभी, सिर्फ हम ही अपना इलाज कर सकते हैं, हम ही और दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर जाएं, मास्क जरूर पहने, 3 लेयर कॉटन मास्क इज गुड इनफ। 4 से 6 फुट की दूरी मेंटेन करें, और कभी किसी के क्लोज आ भी गए कोई एक्सीडेंट से तो उसमें टाइम ना निकालें, इमीडिएटली अलग हो जाए। और खास करके कोई खांस रहा है तो उससे तो जितनी दूर हो सकते हो उतनी दूर जाएं। तो ये हमें अपनी डिफेंस के लिए करना है, औरों की डिफेंस के लिए करना है, और खास करके अपने बुजुर्ग जो घर पे हैं उनके लिए करना है, क्योंकि आपने ये तो सीख लिया कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो पर और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। और अगर जो फैमिली में आप मिलजुल रहे हो, क्लोज कांटेक्ट रख रहे हो, और क्योंकि अब तो ये भी जाहिर हो गया कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं ससेप्टेबल है, जो 40% ऑफ द डेथ्स यंग लोगों की है बिलो द एज ऑफ 60। सो ये किसी को भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं जवान हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जो मर्जी करूं। इससे बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ में, क्योंकि एक बार अगर जो हुआ और आप उस कैटेगरी में है कि आपके इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट ऐसा वायलेंट रिएक्शन किया, तब आपके लंग्स भी फेल हो सकते हैं, वेंटिलेटर में भी जाना पड़ेगा, और जो लोग वेंटिलेटर में पहुंचेंगे उनमें से ओनली 50% सर्वाइव होंगे। तो इसीलिए ये मजाक नहीं समझना है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि सीरियसली लो, और ये जो है लापरवाही कि हमें कुछ नहीं होगा, ये इससे बड़ी गलती कोई नहीं कर सकता। सो मास्किंग, सोशल डिस्टेंस, लापरवाही, जी वही 3 रामबाण जो बताए जा रहे हैं वही डॉक्टर त्रेहन भी बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पारिक, एक और चीज नोटिस की जा रही है, अलग अलग जो साइंस जर्नल्स हैं जो छप रहे हैं, जो रिसर्चेस हो रही हैं, वो एक तरफ इशारा करती हैं कि ये जो वायरस है ये अपने आप को बदल भी रहा है, इसके रूप बदल रहे हैं, इसका वेरिएंट्स आ रहे हैं बहुत तरह के। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती तब जब अभी तक इससे बचाव का कोई दूसरा तरीका सामने ही नहीं आया है। जी, इसमें अच्छी खबर यह है कि उतना ज्यादा म्यूटेट नहीं हो रहा है। हर वायरस धीरे धीरे अपने आप से म्यूटेट होता है, उसका अवतार जो होता है वो थोड़ा बदल जाता है। फ्लू वायरस तो हर साल इतना बदल जाता है कि नया ही वायरस जैसे हो जाता है, इसलिए हर साल सीजन में फ्लू आते जाता है, उसको सीजनल फ्लू बोलते हैं, और उसका वैक्सीन भी हर साल लेने पड़ता है। कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन हो रहा है वो पहले जो बैट वायरस था उसका 90%, ऑलमोस्ट 90% जेनेटिक कंपैरिजन था। अभी थोड़ा म्यूटेट हो रहा है, और डेंजरस म्यूटेशन अभी तक नहीं है, और ये संभवता नहीं है कि जल्दी ही बहुत ही बड़ा म्यूटेशन हो जाएगा।
लेकिन ये तो वायरस का नेचर ही है। वायरस इस तरह के होते हैं कि उनमें थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होते जाता है। अभी उसके बारे में हमको ज़्यादा फिक्र करने का कारण नहीं है। डॉक्टर त्रेहन, हम इतने दिनों में जो भारत की लड़ाई देख रहे हैं कोरोना वायरस के खिलाफ, उसमें हम देख रहे हैं कि बाकी देशों की तुलना में जो ग्राफ है वो भारत का बेहतर नजर आ रहा है। क्या ये सिर्फ हमें लग रहा है इस समय के कारण, या वाकई हम बेहतर कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डेथ रेट भी प्रतिशत के हिसाब से बाकी देशों की तुलना में बेहतर है, कम है। देखोगे आपके एक ये कॉम्बिनेशन है। इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी स्टेप लिए लॉकडाउन के, जो और देशों ने काफी डिले कर दिए थे। लॉकडाउन से एक ही लक्ष्य था उसका कि ये जो चेन बन रही है, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्टिव वायरस है, इसका ये देख, जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा इतनी डेथ्स नहीं होगी, 3% होगी, और वायरसेस की भी होती थी, सार्स की 10% होती थी, वो बातें सब सही है। पर जिस भयंकर रेट पे ये स्प्रेड करता है, वो दूसरे वायरसेस से इसका लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी है स्प्रेड होने की। अगर जो ऐसा है तो लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो भी है, दो चीजें हो गई। एक तो हमने चेन तोड़ दी लोगों की इंटरेक्शन की, दूसरा अवेयरनेस फैली, तीसरा ये हुआ है कि जो हॉटस्पॉट्स थे जहां पे ये डिजीज ऑलरेडी फैल गई थी और एक दूसरे को दिए जा रही थी, वो भी आइडेंटिफाई हो गए। तो इसका क्या फायदा हुआ है कि 4 हफ्ते हमें हो गए हैं, अभी और 10 दिन का प्रोग्राम है। तो इससे जो 3 चीजें हुई हैं हमारे पास, स्लो डाउन हुआ है, तैयारी हो गई है कि अगर जो लड़ना पड़ेगा, जिसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, जो पीपीईस की कमी थी, जो वेंटिलेटर्स की कमी थी, जो बेड्स की तैयारी की कमी थी, वो हमें राहत मिल गई कि उस टाइम पीरियड में हमने ये तैयारी कर ली है। और इससे बड़ी चीज ये भी है कि हम ये जो 4-5 हफ्ते हम लेट हो जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या है कि इतनी देर में कई दवाइयों की भी डिस्कवरी हुई है जिसका इस पे इफेक्ट हो सकता है। तो जैसे आपने रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स देखा, जैसे वो पुरानी ड्रग है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, और एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो हमारे पास पहले से थी, और उनको इसके साथ मॉडिफाई करके इसमें यूज करने की, इनकी इलाज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरी, जो ड्रग्स डेवलप हो रही थी जो इफेक्टिव है अगेंस्ट के, खास करके जिनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है उनको दें, तो हमारा डेथ रेट बहुत कम हो सकता है अगर जो ये ड्रग्स इफेक्टिव हो। तो रेमडेसिविर एक ड्रग है जो अमेरिका में डेवलप हुई, गिलियड कंपनी ने करी, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं। वो ऐसी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि लगता है कि वो ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई। उसके इनिशियल रिजल्ट्स जो आए हैं वो काफी इनकरेजिंग आए। तो इसीलिए ये भी हमें फायदा हो जाएगा कि वो ड्रग ही आ गई और उस पर इंडिया पे रिसर्च शुरू हो रही है। वो कंपनी ने इंडिया को भी WHO के थ्रू दी है कि आप इंडिया में भी उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कर लो। तो ये सब फायदे हमारे लिए एंड में जाके बहुत लाभ करेंगे इंडिया को। तो ये कहिए कि वेदर हेल्प कर रहा है, BCG वैक्सीन कर रही है कि नहीं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, और हम लेट आए हैं इस मुकाम पे दुनिया के हिसाब से, तो हमें ये फायदा हो सकता है कि इंडिया के अंदर इतनी तबाही ना मचे जो और देशों में हुई है। डॉक्टर त्रेहन, एक और बात लोगों के मन में उठती है, वो ये कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उसे लक्षण नहीं है, तो उसे सिर्फ दूसरों को वो बीमारी फैलाने से रोकना है, यानी इसीलिए उसको पता चलना चाहिए कि वो इसका कैरियर है, या फिर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति को भी इलाज की जरूरत है? देखो, इलाज तो पहली बात तो इलाज है भी नहीं, दूसरी बात एसिम्प्टोमेटिक को कोई इलाज की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिम्प्टोमेटिक अगर जो होगा, जैसे फीवर होता है या कुछ होता है, तो उसको ट्रीट करते हैं हम सिम्प्टोमेटिकली। पर सिर्फ एक बात है, ये जिसको हुआ और वो एसिम्प्टोमेटिक है और ठीक हो जाएगा, वो तो उसकी तो किस्मत अच्छी है। पर अगर जो ना जाने वो और लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, जिनको सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो वो फिर बुरी बात हो जाती है। तो इसीलिए हमारे को ये नहीं सोचना है कि जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको डिटेक्ट किया ही नहीं जाए, चलने दो।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कांटेक्ट होते हैं किसी नोन पेशेंट से, जैसे कोई बाहर से आया, उसको क्वारंटीन करके या उसके टेस्ट जो है वो करते रहें कि पता लग जाए कि ये नॉन सिम्टोमेटिक कैरियर तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसे इतने अच्छे से समझाने के लिए। और साथ में डॉक्टर पारेख आपका भी, वाकई जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, जान और जहान के संतुलन की आवश्यकता है।